बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कम्बर अब्बास। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायोएनर्जेटिक्स में वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में फ़र्क ये है कि एनारोबिक अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे हमने देखना है कि एरोबिक रिस्पायरेशन की अकरेंस क्या है, ये कहाँ होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टी के जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, वहाँ ये सेलुलर रिस्पायरेशन पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि ये जितने भी हम ग्लूकोज वगैरह इनटेक लेते हैं उसको एटीपी के में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इट इज़ इन्वॉल्व इन द एटीपी फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आगे हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है। अ लार्ज बैटरीज ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स स्लोली रिलीज एनर्जीज फ्रॉम ग्लूकोज। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स मिलकर, डिफरेंट एंजाइम्स मिलकर ग्लूकोज में से एनर्जीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। आगे एटीपी है क्या और एटीपी की इंपॉर्टेंस क्या है। एटीपी इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास हाईली एनर्जाइज्ड बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम फॉस्फेट बॉन्ड्स कहते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द की रोल इन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि अगर किसी एक कंपाउंड ने दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होना है तो उसको एटीपी रिक्वायर होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। इस तरह ये जो पी है एटीपी के अंदर, उससे हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। सेकेंड फॉस्फेट और थर्ड फॉस्फेट को हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स का नाम भी देते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स। The breaking of terminal phosphate of ATP release 7.3 kilocalories. Important MCQs। आगे हम देखते हैं कि ATP के फंक्शंस क्या हैं, ये किन किन कामों में अपना रोल अंजाम देती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। इट इज़ द रिवर्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज रिक्वायर्स ATP एनर्जी, रिक्वायर्स energy and ATP is also involved in the muscular contraction। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी ATP से हम हासिल करेंगे। और नर्व कंडक्शन, नर्व इम्पल्स जो हमारी बॉडी में कंडक्ट होती है उसके लिए भी ATP दरकार होगी। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड बाय सेवरल स्टेप्स। अब ग्लाइकोलिसिस हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो होती कहाँ है, अक्रेंस का है, वो साइटोसोल में होती है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो अगर ऑक्सीजन मिल भी जाए और अगर ना भी हो तो दोनों में हो सकती है। ग्लाइकोलिसिस कैन अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास पायरुवेट बनता है। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल गई तो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन ना मिली तो हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। आगे हम ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप्स देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस के टोटल 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स। इसमें 2 फेजेस होंगे, एक प्रेपरेटिव फेज़ और एक ऑक्सीडेटिव फेज़। प्रेपरेटरी फेज़ जो होगा वो ग्लूकोज से लेकर हमारे पास G3P या NADP, DAP यहाँ तक हमारे पास प्रेपरेटरी फेज़ होगा, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज़ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से लेकर पायरुवेट तक होगा। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में वो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये जो कन्वर्जन है ये एक एंजाइम है, उसे हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ये उसकी मौजूदगी में होता है हमारे पास। इसके अंदर ATP जो होगा उसकी कन्वर्जन होगी ADP में, एक फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। इसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन होगी और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन आइसोमराइजेशन।
उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फिर फॉस्फोराइलेशन होगी और एटीपी की कन्वर्जन एडीपी में होगी, फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज़ होगा और हमारे पास बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या तो डाईहाइड्रोक्सी एसिटेट फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ से हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। उसी वक्त NAD पॉजिटिव जो है हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास 7वां स्टेप होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की कन्वर्जन होगी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और दूसरी तरफ जो G3P से बना था 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट उसकी भी कन्वर्जन होगी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और इधर हमारे पास एक हाई एनर्जी रिलीज़ होगी, उसे हम कहते हैं ADP से ATP की कन्वर्जन हो जाएगी। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट, वाटर की रिलीज़ होगा और फॉस्फोइनोइल पायरुवेट बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। उसके बाद फिर ADP की कन्वर्जन ATP में होगी, इस तरफ भी ADP की कन्वर्जन ATP में और इस तरफ भी ADP की कन्वर्जन ATP में, और हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो पायरुवेट होगा। उसके बाद हम पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और जबकि क्रेब्स साइकिल है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा होता है। क्रेब्स साइकिल से पहले पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगी, पायरुवेट जो होगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, C3H4O3 इसका केमिकल फार्मूला है। इसको सबसे पहले हम एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटिक एसिड को फिर हम एसिटिक एसिड में पहले कन्वर्ट करना है पायरुवेट को, एसिटिक एसिड में जो कि 2 कार्बन है। उसके बाद हमने एसिटाइल कोए एंजाइम हमने अटैच करवाना है, जिसके बाद हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोए। इधर क्या होगी, पायरुवेट के एसिटाइल कोए में कन्वर्जन के दौरान डीकार्बोक्सिलेशन होगी और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इधर NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, हमारे पास एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। अब एसिटाइल कोए जो होगा ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर हमारे पास सिट्रेट बना देगा, 6 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास 4 कार्बन होगा, और जबकि एसिटाइल कोए हमारे पास 2 कार्बन होगा। जब ये 4 और 2 कार्बन मिलेंगे हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा सिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होगा। इधर वाटर की एडिशन भी होगी और जो कोएंजाइम होगा उसकी रिमूवल भी हो जाएगी। इसके बाद सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ द आइसोमरेज एंजाइम। आइसोसिट्रेट की फिर कन्वर्जन होगी अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन होगा और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन होगा। इसमें से जो एक कार्बन होगा वो डीकार्बोक्सिलेशन की सूरत में एक कार्बन रिमूव हो जाएगा और NAD पॉजिटिव की कन्वर्जन हो जाएगी NADH में। इसके बाद अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट की 5 कार्बन कंपाउंड की 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनेट में कन्वर्जन होगी। इसके दौरान क्या होगा, इसकी कन्वर्जन के दौरान हमारे पास वाटर ऐड होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी और NAD पॉजिटिव की कन्वर्जन NADH में, जबकि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कन्वर्जन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ADP की कन्वर्जन ATP में होगी और GTP जो है GDP में हो सकता है या फिर GDP प्लस PI GTP में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सक्सीनेट बन जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट होगी, हमारे पास FADH2 प्रोड्यूस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्रोड्यूसेस ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्रोड्यूसेस FADH2।
फ्लेवीन एडनीन डाइन्यूक्लियोटाइड FADH2। उसके बाद हमारे पास फ्यूमरेट बन जाएगा जो कि 4 कार्बन होगा। उसके बाद फ्यूमरेट मलेट में कन्वर्ट होगा, उसके दौरान वाटर की एडिशन होगी, मलेट भी 4 कार्बन होगा। उसके बाद फिर मलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। जब पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की एक दफ़ा कंप्लीशन हो जाएगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगी? हमारे पास ATP की प्रोडक्शन नहीं होगी, NADH जो होगा वो एक दफ़ा बनेगा, ये वाला NAD पॉजिटिव NADH एक दफ़ा बनेगा, जबकि FADH2 फ्लेवीन एडनीन डाइन्यूक्लियोटाइड की कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन के ज़रिए हमारे पास एक दफ़ा प्रोड्यूस होगा। अगर केल्विन साइकिल एक दफ़ा रन करता है तब क्या क्या होगा? हमारे पास जो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट की कन्वर्जन सिट्रेट के दौरान, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल अल्फ़ा क्यूटाग्लूटारेट की सक्सीनेट की कन्वर्जन के दौरान, जबकि फ्यूमारेट की मलेट की कन्वर्जन के दौरान तीसरा जो है वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। उसके बाद हमारे पास जो है ATP 1 ATP कंज्यूम होगा, ADP की कन्वर्जन ATP में होगा, हमारे पास एक ATP बनेगा। उसके बाद हमारे पास 3 NADH बनेंगे, एक ये वाला NADH एसोसिट्रेट की कन्वर्जन अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के दौरान, उसके बाद ये वाला मेलेट की कन्वर्जन ऑक्सैलो एसीटेट के दौरान, और एक ये बना था। उसके बाद हमारे पास FADH2 बनेगा ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट। सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होगी, हमारे पास फ्यूमरेट बन जाएगा और इसके दौरान FADH2 बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। ये था हमारे पास केल्विन क्रेब्स साइकिल। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी चेन। अब रिस्पायरेटरी चेन में हमारे पास जो 3 मेन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स होंगे वो है एक कोएंजाइम Q, 3 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, इन दोनों को साइटोक्रोम A ही काउंट किया जाता है। और जबकि लास्ट वाला जो है वो है मोलिकुलर ऑक्सीजन O2। इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास जो NADH2 होगा सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज्ड होगा बाय कोएंजाइम Q। पहले वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे वाला जो होगा वो उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, जबकि जो दूसरे वाला होगा वो रिड्यूस होगा। इसके अंदर जो NADH2 है वो कोएंजाइम Q से ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि कोएंजाइम Q खुद रिड्यूस हो रहा है। अब NADH2 कन्वर्जन के दौरान कोएंजाइम Q क्या क्या होगा? NADH2 NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे और इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी कि ATP की हमारे पास फॉर्मेशन हो सकती है, जिसके अंदर ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। इसके बाद कोएंजाइम Q जो होगा वो साइटोक्रोम B में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? H पॉजिटिव रिलीज़ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। कब? जब FADH2 FAD और +2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। FADH2 की यहाँ ब्रेकडाउन होगी। इसके बाद साइटोक्रोम B जो है वो साइटोक्रोम C में कन्वर्ट होगा। साइटोक्रोम B जो है वो साइटोक्रोम C से ऑक्सीडाइज होगा, जबकि साइटोक्रोम C खुद रिड्यूस होगा। इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी कि ATP की फॉर्मेशन हो सकती है। ये दूसरा ATP हमारे पास बन गया रेस्पिरेटरी चेन में। उसके बाद साइटोक्रोम C जो है वो साइटोक्रोम A में कन्वर्ट होगा। इस तरह साइटोक्रोम A3 में। साइटोक्रोम A3 के बाद जो हमारे पास है वो है वाटर की फॉर्मेशन होती है। वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास हाफ मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ 2H पॉजिटिव की मौजूदगी में ऐड होंगे और हमारे पास वाटर बन जाएगा। इसी दौरान हमारे पास जो है वो ATP की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। इस पूरी चेन के दौरान हमारे पास 3 ATP की प्रोडक्शन होगी। उसके बाद हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़ synthesis of ATP in presence of oxygen। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंथेसिस ऑफ ATP होगी तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं हम। NADH + H पॉजिटिव + 3 ADP + 3 PI
हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा और NAD पॉजिटिव H2O प्लस 3 ATP। अगरचे ये जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये रिस्पिरेटरी चेन के साथ मिलकर ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और ये दोनों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं। हमारे पास इधर जो है ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 11.5 फिगर के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। उसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, जब ATP की प्रोडक्शन सेल में ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो है रिफ्लेक्स ये इनहिबिट कर देगा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को। अब फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्जन कराता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन कराता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। उसके बाद जो है अगर सिट्रेट की अमाउंट सेल में कम है तो ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट कराएगा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। इस तरह जो लास्ट पॉइंट होगा, अगर NADH की अमाउंट ज़्यादा है तो ये इनहिबिट कराएगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज को। अब पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज कहाँ आता है, ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन में आता है जो कि पायरुवेट की कन्वर्जन कराता है एसिटाइल कोए में। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में प्रिपेयर होता है तो ये ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और ETC ये कितनी दफ़ा रन होंगे तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक दफ़ा होगी, पायरुवेट ऑक्सीडेशन 2 दफ़ा होंगी, क्रेब्स साइकिल 2 दफ़ा होगा और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी चेन 12 दफ़ा होगी तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट MCQs भी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ये था हमारा बायोएनर्जेटिक्स का एंड। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।